Hello friends, in today's video lecture we will be studying section 17 of Indian Contract Act. So we will be doing section 17 of Indian Contract Act which is related to fraud. So fraud है क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? So fraud will lead a contract voidable. Okay, so why it will lead a contract voidable? Because there will be absence of free consent. Okay, if a consent is taken due to fraud, it is not a free consent, and for a valid contract we need free consent. Okay, so now what is fraud? So any act done with an intention to deceive is called fraud. So basically अगर हम लोग उसको broad headings में बांटें, so it can includes the following acts. It can includes active concealment of fact, कोई बहुत essential fact subject matter का जो contract का है उसे छुपाना, promise made without any intent of performing, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, धोखा देने के लिए कोई एक्ट करना, और एनी एक्ट और ओमिशन विच लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, जो लॉ खुद ही बोलता है कि ये एक्ट फ्रॉडुलेंट है. सो लाइक वी हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रॉड इनटू दीज फोर कैटेगरीज. ओके, बट क्या फ्रॉड इन्हीं चार ढंग से हो सकता है? एक्चुअली एक्ट्स अमाउंटिंग टू फ्रॉड, ये जो एक्ट्स अमाउंटिंग टू फ्रॉड, फ्रॉड का जो एक्ट है इतने ढंग से किया जा सकता है. इट इज सो डाइवर्स इन नेचर, it is very diverse in nature that it is very difficult to put them within the limits of a simple and precise definition. तो क्या क्या एक्टिविटीज फ्रॉड होंगी उनको एक डेफिनेशन में डालना, इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. व्हाई it is so difficult? Because the acts which can amount to fraud are so diverse in nature, and uh, they are infinitely varied also. So it is very difficult to put them into a single definition. Same thing was said by the equity judges, that fraud is so far reaching, उसका implication भी बहुत far reaching होता है in its effect, and so infinitely varied in its form that it is impossible to lay down a particular definition which will cover all the cases. इसीलिए हमारे पास fraud का कोई बहुत ढंग से कोई definition नहीं. ओके, हमने इसीलिए उसको ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया. मेजर जो इजेंशियल है दैट इज इंटेंट टू डिसीव. सो देयरफॉर द इजेंशियल फीचर ऑफ फ्रॉड इज अ wrongful intention or an intention to deceive, so that the party is induced to enter into a contract. Now one more thing we have to remember is that intentional मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर किसी से मिसरिप्रेजेंटेशन होती है जो कि वो जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है टू डिसीव, देन इट विल बी अ फ्रॉड. मिसरिप्रेजेंटेशन करना मतलब कोई फैक्ट रॉन्ग बता देना. अगर मान लीजिए वो कोई फैक्ट रॉन्ग बताता है बट उसे ऑनेस्टली उसे खुद लगता है कि वो फैक्ट सही है, देन इट वोंट बी अ फ्रॉड, इट विल बी अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. उसने गलती करी बट उसे खुद भी नहीं पता था कि ये गलत है. Therefore, if a person making a false representation but he honestly believes in its truth, then he is not guilty of fraud. फ्रॉड की सबसे जरूरी है मैलाफाइड इंटेंशन होने का. ठीक है, देयर इज अ फेमस केस विच इज डेरी वर्सेस पीक. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इस केस में क्या हुआ था कि डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी mentioned in their prospectus that they have got the authority to run tramways. So what they mentioned, that they got the authority to run the tramways, but they applied for the authorities, they applied for the permission, but they didn't get it. उन्हें अभी तक मिला नहीं था. ठीक है, बट दे ऑनेस्टली बिलीव्ड कि उन्हें मिल जाएगा. ठीक है, बट उन्हें सही में लगा था कि उन्हें मिल जाएगा, इसीलिए उन्होंने प्रॉस्पेक्टस पे डाल दिया, लेकिन बाद में उन्हें मिला नहीं. सो द डायरेक्टर्स वर सूड बाय द शेयर होल्डर्स फॉर फ्रॉड. तो आप बताइए ये केस फ्रॉड का होगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन का होगा? सो दिस केस डेरी वर्सेस पीक, आप लोगों को क्या लगता है वेदर इट विल बी ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन? सो दिस केस इज नॉट ऑफ फ्रॉड, नॉट ऑफ फ्रॉड. ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है. ठीक है, इट इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. क्यों? बिकॉज डायरेक्टर्स का जो इंटेंशन था वो धोखा देने का नहीं था. दे देमसेल्व्स बिलीव्ड कि उन्हें ट्रैमवेज चलाने की अथॉरिटी या परमिशन मिल जाएगी फ्रॉम द अथॉरिटीज,
बट उन्हें नहीं मिली, उन्होंने अप्लाई किया था एंड दे जेन्युइनली थॉट कि उन्हें मिल जाएगी. सो देयर वाज नो malified intention in that. So Derry versus Peak is a very good example that if there is no intention to deceive, then it won't be a fraud, rather it will be a misrepresentation. तो इस केस में it was not a fraud. अब इसमें रेक्स वर्सेस किलसेंट में था कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट will amount to fraud, will amount to fraud. अब इसमें क्या था कि जो डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी थे उन्होंने ये दिखाया कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है रेगुलरली, ठीक है. सो 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 दैट द इम्प्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी वो साउंड दिखे. Just to show the sound financial condition of the company, they declared that they have paid the dividend regularly, but they didn't. So this is a case of fraud, क्योंकि उन्होंने एक बहुत essential fact छुपाया. So there was an active concealment of fact. So it will amount to fraud. So Derry versus Peak case में it was not a fraud, but in Rex versus Kilsent case it will be fraud. Similarly, Horstel versus Thomas केस में it was held that if there is an attempt to deceive, fraud करने का attempt किया है but fraud हुआ नहीं, then such activity cannot have any legal effect. क्यों? Because the party didn't suffer. Since party didn't suffer any damage, therefore such activity will not have any legal effect. So attempt to deceive cannot have any legal effect. ओके. अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, साइलेंस. वेदर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. तो देखिए इसका जनरल रूल ये है कि मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस the circumstances shows that the person had duty to speak and or या तो उसका ड्यूटी टू स्पीक था और his silence in itself is equivalent to a speech. तो या तो उसके पास ड्यूटी टू स्पीक था या साइलेंट वॉज इक्विवेलेंट टू स्पीच. ओके, सो यही दो केसेस में साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. सो इट इज समवॉट सपोर्टिंग कैविएट एम्प्टर रूल. कैविएट एम्प्टर रूल. सो व्हाट वाज कैविएट एम्प्टर रूल? लेट द बायर beware. ओके, लेट दी बायर बीवेयर. सो इसका मतलब क्या है कि बायर को सावधान होना पड़ेगा. सो अगर मान लीजिए इस केस में क्या है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. सो इफ देयर इज अ सेलर जो एक अनसाउंड हॉर्स को सेल में डाल देता है बट ही सेज नथिंग अबाउट द हॉर्स, देन ही हैज, और बायर खरीद लेता है, देन ही हैज कमिटेड नो फ्रॉड. क्यों? क्योंकि यहाँ बायर की ड्यूटी थी पूछने का कि वेदर द हॉर्स इज फाइन और नॉट, है ना, कि हॉर्स सही माइंड का है कि नहीं. तब अगर ये सेलर झूठ बोलता या चुप रहता, देन ही हैड द ड्यूटी टू स्पीक, देन इट वुड हैव अमाउंटेड टू फ्रॉड. बट अगर सेलर ने अनसाउंड हॉर्स को बेचा, उसको पता है कि ये हॉर्स अनसाउंड है, बट बायर ने कुछ पूछे नहीं, उसने चुपचाप खरीद लिया, देन सेलर इज नॉट लायबल फॉर फ्रॉड. ठीक है, इवन तो उससे पता था कि ये अनसाउंड हॉर्स है. तो यहाँ पे बायर को बहुत होशियार होने की जरूरत थी. बट नाउ इफ यू सी द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज चेंजिंग एंड नाउ द रूल इज दैट लेट द सेलर बीवेयर. क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि जो भी आर्टिकल है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है वो सेलर को पता होता है. ये जो रूल है कैविएट एम्प्टर का, बहुत पहले के टाइम पे था जहाँ पे सेलर को खुद भी पता नहीं होता था कि ये इसमें डिफेक्ट है, और बायर को के पास रीजनेबल टाइम था सो चेक करने का, और आर्टिकल्स इतने सोफिस्टिकेटेड होते नहीं थे, वो आराम से एक ड्यू डिलीजेंस में पता चल जाता था कि कुछ गलत है कि नहीं. बट विद टेक्नोलॉजी, विद ग्लोबलाइजेशन, और अब जो आर्टिकल्स का जो क्वालिटी है वो इस टाइप का है कि सेकेंड थर्ड कॉपी एकदम इक्वल लगता है, डुप्लीकेट कॉपी भी एकदम ओरिजिनल के बराबर लगता है. तो सेलर को ही पता होता है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है. Therefore, the rule of caveat emptor is changing to caveat vendor, which is let the seller be aware. And we have a act also, Consumer Protection Act, CPA,
which protects the rights of buyers a lot and which has made buyers a king. Consumer is now a king, okay, due to this act. So now we will just see the cases of constructive fraud. So constructive fraud are those cases where silence is deceptive and it will amount to fraud. जहाँ silence will amount to fraud, those are the cases of constructive fraud. So firstly, कौन सा है इसमें है केस द पर्सन हैज ड्यूटी टू स्पीक. अगर उसको ड्यूटी टू स्पीक है बट ही रिमेन साइलेंस, देन ही इज मेकिंग अ फ्रॉड. अब अगर मान लीजिए बायर ने पूछा होता कि ये हॉर्स ठीक है कि नहीं, साउंड माइंड का है कि नहीं, और अगर सेलर को पता है कि अनसाउंड माइंड का है बट ही इज नॉट सेइंग इट, ही इज कीपिंग साइलेंट, देन ही इज मेकिंग अ फ्रॉड. तब वो फ्रॉड कमिट कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अपने हेल्थ के बारे में बेटर पता है, तो आपको सारे फैक्ट्स अपने हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है. अगर आप नहीं कुछ वाइटल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, देन यू आर डूइंग अ फ्रॉड. ओके. सिमिलरली इन फिड्यूशियरी रिलेशंस, अब जैसे जो मैंने सेलर का एग्जांपल दिया था कि क्या नाम है, वो अगर उसे पता है कि ये अनसाउंड माइंड का हॉर्स है, लेकिन क्या नाम है वो उसे बताता नहीं है बायर को, और बायर बिना पूछे खरीद लेता है, तो सेलर इज नॉट लाइबल टू फ्रॉड. बट अगर सेलर कोई फैमिली का मेंबर है, या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई फैमिली अरेंजमेंट है, या वो कॉन्ट्रैक्ट उन दो लोगों के बीच में, जो सेलर है वो एक फिड्यूशरी रिलेशन में है बायर के साथ. फिड्यूशरी रिलेशन इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट. फादर सन हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया, है ना. सो अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है या फैमिली अरेंजमेंट में है, देन द सेलर मस्ट टेल द डिफेक्ट. अगर एक फादर अपने सन को एक हॉर्स बेच रहा है और फादर को पता है कि ये अनसाउंड माइंड का है, लेकिन सन पूछता नहीं है कि ये साउंड माइंड का है कि अनसाउंड माइंड का, खरीद लेता है. हेयर फादर हैड द ड्यूटी टू स्पीक. ठीक है. बिकॉज ऑफ द फिड्यूशरी रिलेशन. ओके. सिमिलरली when the silence is equivalent to speech. अब वही उसी एग्जांपल में मान लीजिए अगर बायर को पता है कि ये सॉरी सेलर को पता है कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, और बायर उसे पूछता है कि हॉर्स साउंड माइंड का है कि नहीं, और जो सेलर है वो चुप रहता है ना, तो बायर को लगा कि हाँ ये साउंड माइंड का होगा, इसीलिए उसने कुछ बोला नहीं. तो हेयर द साइलेंस वॉज इक्विवेलेंट टू अ स्पीच, तो उसने झूठ बोला ना कि हॉर्स ठीक है. So that's why this case will be a case of fraud. Similarly, change of circumstances. अगर मान लीजिए सेलर ने कोई बात बोली थी, वो उस टाइम पे सही बात बोली थी, बट लेटर ऑन ड्यू टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो बात रॉन्ग हो जाती है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर नॉट टू रिमेन साइलेंट एंड टू टेल दी बायर कि जो उसने बात बोली थी वो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस रॉन्ग हो चुकी है, अब आप उस पर भरोसा मत करना, है ना. सो दिस वॉज द केस ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस. देन what can be included that when what are the cases when silence can become fraud is that half truths amounts to fraud, or the cases of constructive fraud. तो हाफ ट्रूथ अगर आप बोलते हो देन इट इज ऑल्सो अ फ्रॉड. अगर मान लीजिए कोई फादर है, वो अपने इलेजिटिमेट सन को अपना सन बता के शादी कराता है ना, तो यहाँ पे ये हाफ ट्रूथ है. वो उसका सन तो है बट इलेजिटिमेट सन. एंड इन केसेस ऑफ मैरिज दिस बिकम वाइटल फैक्ट. ठीक है. सो देर इज अ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. तो यहाँ पे ही हैड द ड्यूटी टू स्पीक द फुल ट्रूथ. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड बट द अदर पार्टी could discover the truth by ordinary diligence, then he cannot avoid the contract. तो अगर साइलेंस फ्रॉड है, अगर ये केसेस में अगर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, लेकिन अगर दूसरी पार्टी थी, अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देती तो उसे समझ में आ जाता कि ये सच्चाई क्या है इस बात में, तब इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स. द पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. वाई? बिकॉज they could have discovered, let the buyer be aware का postulate लगेगा यहाँ, and they could have discovered the truth by ordinary diligence, and they cannot avoid the contract. Okay. तो
silence in those cases also where silence amounts to fraud, if the other party could discover it with ordinary diligence, then it won't be a case of voidable contract. Okay, so this was all regarding the topic fraud, which is included in section 17 of the Indian Contract Act. So thank you all.